दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास आगरा उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। दुर्गा पूजा के बाद मार्गशीर्ष माह इनका जन्म होता है, दक्षिणायन। और यहाँ के लोग थोड़े हठी किस्म के होते हैं, जिद्दी होते हैं और थोड़े ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के भी होते हैं। मार्गशीर्ष माह। आगे बात करते हैं। हेमंत ऋतु, कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए या पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने का बड़ा अच्छा सहयोग मिल जाएगा इस कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के कारण। मंगलवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए मंगल देव होते हैं धन भाव के साथ साथ भाग्य भाव के अधिपति। रोचक योग लगा रहे हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में गुरु और शनि का केंद्र में होना, बुध और गुरु का केंद्र में होना और गुरु और शुक्र का केंद्र में होना। मतलब इस कुंडली के लिए जो मीन लग्न की कुंडली है, लग्न का मान 18 अंश का बैठा है, बहुत ही प्रबुद्ध लग्न माना जाएगा। और लग्न के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और बुध और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन नामक राजयोग बनेगा। शुक्र दशम स्थान में शनि के साथ व्यक्ति को मायावी और तिकड़मी बनाएंगे। साथ ही साथ व्यक्ति को थोड़े से स्वास्थ्य से कमज़ोर भी बना सकते हैं। यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई है लिखने में। यहाँ सूर्य हैं, यहाँ जो आप लोग शुक्र देख रहे हैं, यहाँ सूर्य बैठे हैं और ये शुक्र हैं, है ना। ये सूर्य हो गए और ये शुक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एकादशवें भाव में शुक्र और राहु और दशम स्थान में सूर्य बुध और शनि बैठे हैं। और नवम स्थान में स्वग्रही मंगल रुचक योग बना रहे हैं। केंद्र में गुरु 1 लाख से भी ज़्यादा दोषों का शमन कर देते हैं। और जन्म होता है पूर्वा फाल्गुनी। ये देवी मैया का नक्षत्र है। वस्तुतः ये नक्षत्र जो इसके स्वामी देवता हैं वो भगवती देवी दुर्गा मैया हैं। और ऐसे लोग जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं उनको क्रमशः देवी मैया की उपासना करनी चाहिए। देवी मैया के निमित्त यज्ञ, दान, पूजा पाठ, हवन आदि जो करता है उसको बड़ी और अच्छी सफलता मिलते देखी जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति को नीले रंग का एक पुष्प आता है जिसको पारिजात कहते हैं। उस पारिजात के पुष्प की माला देवी मैया को अर्पित करनी चाहिए। उसी की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को सदैव करना चाहिए या कम से कम 108 बार प्रत्येक दिन इस मंत्र का जप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ का आवाहन, पूजन और समापन आवश्यक रूप से करना चाहिए दुर्गा सप्तशती दुर्गा पूजा में। इसके अतिरिक्त अगर प्रत्येक दिन हो सके तो देवी मैया के निमित्त देवी कवच का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। क्लियर है। दान आप चांदी के बर्तनों का कर सकते हैं, चांदी के आभूषणों का कर सकते हैं। ये कुंडली मीन लग्न की है। मीन लग्न के लोग थोड़े दुखी होते हैं और लग्न का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह लग्न को नहीं देख रहा है। एकमात्र ग्रह केतु की दृष्टि लग्न पे है। लग्नेश के ऊपर बुध, शनि, सूर्य और मंगल 4 ग्रहों की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रायः थोड़ा आरंभ में बिखरा हुआ सा रहता है। बाद में जैसे जैसे वो अनुभव इकट्ठा करते जाता है वैसे वैसे उसके धन धान्य की और सुख की वृद्धि होती रहती है। आगे बढ़ के बात करेंगे। आयुष्मान योग बौकरण क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होंगे ये। इस कारण से व्यक्ति में थोड़ी जटिलता रहती है। वो बहुत आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाता है। ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल भी, कपट, मोह मात्सर्य, आलस, प्रमाद आदि भी चीज़ें रहती हैं। इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सुखी बनाइए, खुश रहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को खुश करिए, खुश रहिए, उदासीन मत रहिए। और बहुत ज़्यादा मायूस रहने से काम नहीं चलेगा। मीन लग्न के नर जो होते हैं वो थोड़े थोड़े दुखी रहते हैं। मतलब सदैव उनमें थोड़ा दुख हावी रहता है या जल्दी ही वो हावी हो जाते हैं, दुख उन पे हावी हो जाता है। ऐसी अवस्था में ठाकुर जी की पूजा करिए। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन किया करिए। सूर्य को अर्घ दिया जाए। मांसाहार का त्याग किया जाए। ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि और बुध का प्रभाव है। यहाँ बुध तो बढ़िया बैठे हैं, सूर्य भी बढ़िया बैठे हैं, पर
शुक्र के ऊपर राहु का, और इस शुक्र के ठीक पीछे शनि, सूर्य और बुध के बैठने के कारण कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभावों में थोड़ी बहुत मंदती स्थिति भी प्राप्त हो रही है। एकादशवें भाव के शुक्र जब बैठेंगे तो व्यक्ति को वैराग्य देते हैं, सुखी बनाते हैं और व्यय भी बनाते हैं, लेकिन उसके पास धन आता जाता रहता है, व्ययशीलता रहती है, आमदनी के हिसाब से उसके पास व्यय भी बना रहता है। आगे बढ़ के बात करूं तो इस कुंडली में अभी जो वर्तमान में दशा चल रही है वो राहु की दशा चल रही है, और वस्तुतः 2025 के 5वें महीने तक, बल्कि उसके बाद 2028 के 5वें महीने तक अभी ये जो दशा रहेगी वो राहु में केतु, उसके बाद शुक्र आ जाएंगे। ये दोनों ही दशाएं इस कुंडली को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी रहेंगी। इस वजह से अभी हमें 2028 के 5वें महीने तक जो कोई भी छोटी नौकरी मिल जाती है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं एक बात और भी कह रहा हूँ कि इस कुंडली में गुरु आर्द्रा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को और व्यक्ति के मन स्थिति को चंचल बना रहे हैं। साथ ही साथ शनि और बुध व्यक्ति को तकनीकी जानकार, तकनीक की समझ, कंप्यूटर क्षेत्र से और इस तरीके का काम देते हैं। इंटरनेट या जो मार्केटिंग होती है इस तरीके के कामों से व्यक्ति सफल होते देखा जाता है। इसके अतिरिक्त आप अपने पिता के काम को भी संभाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां से आगे बढ़ के आपको बात बताता हूं। गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पे व्यापारी बना रही है, दशम स्थान पे आपको आपके करियर का वास्तविक सुख देगी। गुरु की दशा अच्छी जाएगी, और गुरु की 12वें भाव में जो दृष्टि जा रही है वो आपको ऋण आदि से दूर लेके जाएगी, आपके अटके हुए पैसे वापस मिलाए, साथ ही साथ आपकी समस्या और आपके व्यय को संतुलित करे, साथ ही साथ आपके जीवन में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। विदेश जाना इस कुंडली के लिए भी ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बाहर जाकर के भी धन कमा सकते हैं। ये कुंडली साहसी है। और चलित चक्र वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा है। इस ग्रहों के ना बदलने के कारण भी ये कुंडली बहुत अच्छी बन जाएगी। मतलब ग्रह अगर नहीं बदल रहे हैं तो काफ़ी हद तक ग्रह स्टेबल हैं और बहुत नियंत्रित होकर के, संतुलित होकर के परिणाम दे रहे हैं। इसके कारण धन, धान्य, सुख, सौहार्द, प्रेम, दया और सहिष्णुता ये सब बन जाती है। साहस इसलिए क्योंकि चंद्रमा छठे में, सुख इसलिए क्योंकि गुरु और बुध का परिवर्तन है, अनुभव इसलिए क्योंकि शुक्र पे गुरु की दृष्टि है, न्यायप्रियता इसलिए क्योंकि गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, विलंब कार्य क्षेत्र में इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी मंगल स्वग्रही हैं और केतु से दृष्ट हैं। इस वजह से विवाह शादी में भी विलंब होते देखा जाता है। एकादशवें भाव में शुक्र राहु, इस वजह से व्यय ज़्यादा। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान के मंगल सुखी और धर्मात्मा बनाते हैं, साथ ही साथ भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख देते हैं। अपनी दशाओं में भी बात करता हूँ। चंद्रमा से पंचम स्थान के सूर्य व्यक्ति को विख्यात बनाते हैं। चंद्रमा से पंचम स्थान के शनि व्यक्ति को विवाह विलंब कराते हैं, और चंद्रमा से पंचम स्थान के बुध व्यक्ति को क्रिएटिव बनाते हैं। चंद्रमा से छठवें भाव के शुक्र व्यक्ति को नौकरी करने वाला बनाते हैं, जबकि छठवें भाव के राहु व्यक्ति को भ्रमित करने वाला, जबकि नवम स्थान के गुरु व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक और पुरोधा, धर्मज्ञ और नीतिज्ञ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली का नवांश जो बना है वो धनु का बना है। यहाँ के दशम स्थान के अधिपति, यहाँ के लग्नेश गुरु और चंद्रमा का शुभकर्त्री आपका विवाह और दाम्पत्य जीवन ठीक रखता है। शुक्र मेष राशि में और यहाँ मकर में, मकर से शुक्र की जो मेष राशि में बदलाव की स्थिति बन रही है वो केंद्र की है, इस वजह से दाम्पत्य का सुख अच्छा मिलेगा। मंगल कन्या राशि में और यहाँ वृश्चिक राशि में, तो तृतीय एकादशवें के संबंध में जाने से मंगल की दशा में लाभ होगा। सूर्य वृष राशि में और यहाँ बैठे हैं धनु राशि में, यहाँ से वो 8वें बैठे हैं, 6वें 8वें के संबंध में हैं। इस वजह से सूर्य की दशा में पत्नी रोगी होगी, या कई बार सूर्य की दशा में व्यक्ति को भाग्य का साथ कमजोर मिलता है। बात करते हैं राहु पंचम नवम भाव में 5 नंबर की राशि में, जबकि यहाँ 10 नंबर में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि राहु की दशा भी रोगजनक जा रही है, काम रुका हुआ है, चीज़ें बिल्कुल स्टक हैं और कुछ भी काम समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से ही राहु की दशा कई बार आपके जीवन में प्रतियोगिता झेलने के लिए विवश कर रही है। शुक्र और शनि और बुध, शनि तुला राशि में बैठे हैं और यहाँ शनि बैठे हैं धनु राशि में, यहाँ भी तृतीय एकादशवें में हैं। इस वजह से मीन लग्न की कुंडली में व्यक्ति को कम से कम विदेशों से धन अर्जित हो जाता है और न्यायप्रियता से व्यक्ति धन कमा लेता है। जबकि बुध तुला राशि में बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं तृतीय एकादशवें के संबंध में यहाँ भी हैं, इस कारण से यहाँ पे भी स्थिति कमजोर नहीं है। बुध शनि चंद्रमा की दशा भी इस कुंडली में कमजोर नहीं हो। चंद्रमा की दशा की बात करते हैं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं सिंह राशि में, जबकि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं वृश्चिक राशि में। यहाँ भी वो ग्रह जन्म कुंडली में केंद्र में जा रहा है, इस वजह से चंद्रमा की दशा भी काफ़ी हद तक आपके अनुकूल जाने वाली होगी।
अब मैं बात करता हूं मंगल की दशा में व्यक्ति को धन धान्य, संपत्ति, पारिवारिक स्थिति, सुख की स्थिति, सामाजिकता और इसके अतिरिक्त व्यक्ति के दाम्पत्य, विवाह, प्रेम संबंध और संतान आदि का सुख मिलेगा। जबकि शुक्र और राहु की दशा में व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और व्यय बढ़ेगा। गुरु की दशा में व्यक्ति को सामाजिकता में लाभ होगा और उसका चरित्रवान होना, कन्विंसिंग कैपेसिटी, न्यायप्रियता और दाम्पत्य का सुख प्राप्त होने के साथ साथ रिसर्च बढ़ता है, आमदनी पे कंट्रोल, व्यय पे कंट्रोल रहता है, आमदनी बढ़ती है और आपको ऋण से मुक्त होने में गुरु की दशा सहायक सिद्ध होती है। चंद्रमा की दशा में रोगजनक स्थितियां पैदा होती हैं, संतति बीमार होती है। इतना ही नहीं, चंद्रमा की दशा में कई बार व्यक्ति के विपरीत स्थितियों का निर्माण होता है। वो पैसा इकट्ठा करता है पर माता के स्वास्थ्य के कमजोर होने के कारण उसके पैसे कई बार खर्च हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो गुरु की दशा में कभी कभी पाचन तंत्र से और कफ से संबंधित समस्या होगी, नेत्रों से संबंधित समस्या भी इस कुंडली में हो सकती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की दशा में कई बार व्यक्ति का व्यय बढ़ेगा, जबकि सूर्य की दशा में पाचन तंत्र से संबंधित, पेट से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त शुक्र की दशा में कारोबार में थोड़ा बहुत नुकसान, लाभ के योग, कमजोर, नुकसान ज़्यादा। जबकि गुरु की दशा में व्यापार में मन लगेगा, व्यापार काम अच्छा करेगा। बुध की दशा में कम्युनिकेशन बढ़ता है और व्यक्ति सॉफ्ट मेहनत करता है। जबकि शनि की दशा में उसके पास वापस छूटे हुए काम प्राप्त हो जाते हैं। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की दशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाली और सकारात्मक भाव पैदा करने वाली होगी। जबकि राहु और केतु की दशा टफ बीतेगी, मतलब कठोर और बहुत ही परेशान, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। इसी के अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो शनि, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये जो 5 ग्रह हैं, इनकी दशा में व्यक्ति कम से कम अपने मन को नियंत्रित, शांत और स्थिर चित्त वाला इंसान कहा जाता है। आत्मकारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में चंद्रमा सबसे ज्यादा अंशों के साथ विराजमान है और आपकी कुंडली के पंचमेश ही आत्मकारक होते हैं और 6वें भाव में बैठे हैं। गुरु से तृतीय एकादशवें में किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, कोई पापग्रह भी उन्हें नहीं देख रहा है, पर उनके ठीक पीछे केतु के बैठे होने के कारण कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की दशा में मैंने बात कही थी, थोड़ा व्यय होता है, माता के कारण व्यक्ति को परेशानी होती है। इस वजह से 2029 के अप्रैल से लेकर के 2030 के अक्टूबर तक माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने बड़े बेटे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। राहु में शुक्र 2025 के 5वें महीने से लेकर के 28 के 5वें महीने तक आएंगे, जहां व्यक्ति को बड़े छोटे भाई बहनों के साथ सहयोग से व्यापार करते देखा जाता है और एक अच्छी खासी आमदनी ये 3 वर्ष की दशा व्यक्ति को दे जाती है। क्लियर है? नक्षत्र के आधार पर पूर्वा फाल्गुनी दान करने के लिए जन्मदिन भी मनाइएगा तो मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि को मनाइएगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को ही मनाइएगा। श्रवण, अनुराधा, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन आपके लिए बुधवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में कंप्यूटर और न्याय का क्षेत्र ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आप IT सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो खाने पीने से संबंधित कोई भी व्यापार कर सकते हैं। फर्नीचर आदि का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बन जाएगा। टूरिज्म सेक्टर से संबंधित भी धन आप कमा सकते हैं जोड़ करके। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप अपने पिता का कारोबार भी आसानी से संभाल सकते हैं या जो उन्होंने काम किया है उस क्षेत्र में भी आपकी कुंडली में नौकरी बन जाएगी। अंक के आधार पर 1 अंक इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ बहुत अच्छा रहेगा। राशियां वृश्चिक और कर्क की बहुत अच्छी रहेंगी। धन कमाने के लिए दिशा आपकी कुंडली के लिए उत्तर बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? हमें हमारे व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा गहरा और शांत बनाना है। ईर्ष्यालु और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति आपका हर काम नुकसान कर रही है, इस पर शांत रहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धन, पैतृक संपत्ति का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। पिता से संपत्ति का लाभ भी होगा। आप पराक्रमी हैं पर उसको समझने की और आवश्यकता है। गलत जगह पे व्यय मत करिए, वीर्यपात न करिए, जितना ज़्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति के साथ साथ अपने बल पे भी संपत्ति इकट्ठा करने का योग लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता का सुख आपकी कुंडली में सामान्यतया रोग जनित स्थितियों के साथ मिल रहा है। इसके साथ साथ एजुकेशन में बाधाएं उपस्थित हैं। इस कुंडली में पढ़ाई में मन कम लगे या मन भटके या एक साथ विपरीत स्थितियों का निर्माण होने लगे, जिसके कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में नौकरी और व्यापार में व्यापार सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे
नौकरी की तरफ जाना चाहिए। आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में जो आपको मिलना चाहिए, जो आपकी क्रिएटिविटी के कारण आपको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से आपको मिल सकता है। मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव और गुरु का प्रभाव 12वें भाव पे है, इस वजह से आपकी कुंडली में ऋण वगैरह में जाने से बचिएगा और कोर्ट केस कचहरी के मामले में भी जाने से बचना चाहिए, ये ठीक नहीं माना जाता है। साथ ही साथ अगर जितना ज़्यादा हो सके अपने घर के आसपास रह करके भी धन कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाना भी इस कुंडली के लिए कष्टदायक ही हो जाएगा। एक बात और भी बात कर दूं तो आपकी कुंडली में करियर थोड़ा बहुत उधेड़ उनके साथ ही बीत रहा है, क्योंकि सूर्य शनि के साथ बुध बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति जितना ग्रोथ करना चाहता है उतना नहीं होता, थोड़ा कम सा प्राप्त होता हुआ लाभ व्यक्ति के जीवन में देखा जा रहा है। क्लियर है? और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में दशमांशा पे लेके आता हूं। वृष राशि बनी है, राहु उच्च के बैठे हैं, केतु और राहु का प्रभाव, इस वजह से व्यक्ति कई जगह पे भटकता हुआ सा धन कमाता है। द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, दशम स्थान के अधिपति, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तृतीय स्थान में बुध शत्रु के घर में बैठे हैं, धनेश होकर के, इस वजह से कई बार व्यक्ति को धन बड़ी मेहनत से कमाने की स्थिति में जाता है। गुरु तुला राशि के बैठे हैं, व्यापार से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शुक्र यहाँ धनु राशि के बैठे हैं, शुक्र और गुरु का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण, व्यापार, धन, पैतृक संपत्ति, सांसारिक सुख, स्वास्थ्य का लाभ, ये सब विपरीत 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 होते हुए व्यक्ति को मिलता है। मतलब एक सामान्यतया सामान्य कुंडली की तरफ ये बात जा रही है। नवमांसा के बाद दशमांसा चक्र में सुख भाव के स्वामी जन्म कुंडली में सूर्य बनते हैं, नवम स्थान में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं और चतुर्थ स्थान पे शनि की दृष्टि है, 12वें के चंद्रमा, ये दशमांसा चक्र को कमजोरी दे रहे हैं। इसके कारण कई बार व्यक्ति को बहुत ही संतुलित होकर के कारोबार करना होगा या व्यापार करना होगा या नौकरी करनी होगी, नहीं तो कई बार ये दिक्कत दे देते हैं। इसका एक प्रधान कारण होगा कि लग्न के अधिपति शुक्र बनते हैं जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हैं और शत्रु के साथ परिवर्तन करने के कारण व्यक्ति के जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण थोड़ा देर से होता है। हमें इस कुंडली को बहुत ही सजग होकर के सावधानी से बिना किसी अनुशासनहीनता के आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो ये कुंडली परेशान कर देगी आपको। रत्न के आधार पे आपकी कुंडली के लिए अगर बनेगा तो मैं समझता हूँ कि इस कुंडली के लिए जो सबसे अच्छी बात होगी वो आपकी कुंडली में बढ़िया रत्न रहेगा। कारोबार में भी समस्या ये है ना कि दशम स्थान में बैठे हैं सूर्य, दिग्बली तो है पर छठवें भाव के स्वामी होकर के बैठ जा रहे हैं, इस वजह से कारोबार में प्रतियोगिता दे देते हैं और शनि के साथ बैठने के कारण सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाता है, तो वहाँ पे बुध भी जो है वो पापक हो जा रहे हैं। तो मीन लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति होकर के बाधकेश हैं, पापक हो गए तो और भी बाधाएं बढ़ रही है। इस वजह से कारोबार और व्यापार आदि में मन मस्तिष्क में चीज़ें चलती नहीं है। साइड बिजनेस पे भी व्यक्ति का दिमाग थोड़ा चलता है पर वो उतना ज़्यादा ऊंची सफलता नहीं देता है। हमें बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए, लाजवर धारण करना चाहिए, अमावस्या को ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा, रविवार को ब्राह्मण को दान आदि ये सब चीज़ें करनी चाहिए। गाय की सेवा आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। आप घी और डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित भी काम 100% कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।